हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज उसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक्स समझेंगे। उसके बाद हम इसको और विस्तार से समझेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए आप इसको प्राइम मिनिस्टर्स के जो टेन्योर हैं उसमें आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस प्राइम मिनिस्टर की क्या अप्रोच रही है। हालांकि बेसिक जो सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, वो सेम रहते हैं, पर थोड़ी बहुत अप्रोच में देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो इसको जो है आप नेहरू इरा है, इंदिरा गांधी इरा है, उसके बाद राजीव गांधी का जो टाइम है, उसके बाद नरसिम्हा राव का जो टाइम है, फिर आई के गुजराल का जो टाइम है, फिर मनमोहन सिंह का जो टाइम है और मोदी का जो टाइम है, ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको जो है अप्रोच में देखने को मिलेंगे। इसको हम इस तरह से जो है ब्रेक डाउन करके समझना शुरू करेंगे। तो आज फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स को हम लोग समझते हैं, ये शुरू करते हैं। अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी है क्या। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो जैसे आपका कोई घर होगा, ठीक है, उस घर के आसपास भी लोग रहते होंगे, तो आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। क्या आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या आप एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, लोगों से खूब मिलते जुलते हैं, या आप लेन देन में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आपके जीवन का एक पैटर्न होगा, एक पॉलिसी होगी। ऐसे ही कंट्री ए कंट्री बी से मिलते वक्त जो है किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, क्या उसके इंटरेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे जिनको वो प्रमोट करेगी, ये उस कंट्री ए की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरेन पॉलिसी का मतलब। अब फॉरेन पॉलिसी कई फैक्टर्स जो हैं इसको शेप करते हैं। उस जो वर्ल्ड मैप में उस कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है, इससे भी ये तय होता है कि वो बाकी देशों से किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। साथ ही साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मार्गरेट थैचर जो थी, तो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जो था उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, तो उसकी सेल के लिए उन्होंने बड़ा एफर्ट लगाया इंडिया से बातचीत के दौरान। ठीक है, और पाकिस्तान का अगर आप एग्जांपल ले लें तो कश्मीर के चलते जो है वहाँ की अपनी जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है कि भाई आतंक का जो एक फैक्टर है वो उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो किस समय वो फॉरेन पॉलिसी बन रही है ये भी तय करती है कि उस फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा। ठीक है, और हिस्ट्री से भी काफ़ी हद तक शेप होती है, और ये भी हम लोग बात करेंगे। हमारी भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी हिस्ट्री से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेशन है, क्या है। ठीक है, और जब हम आज़ाद हुए तो किस तरह से हमें अपना व्यू रखना है वर्ल्ड के सामने, और किस पड़ोसी से कैसे रिलेशन रखने हैं, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेन पॉलिसी अपनी एक उसमें बनानी पड़ी, उसमें तय करना पड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको और डिटेल में देखते हैं। देखिए, इंडिया का कनेक्शन वर्ल्ड से ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल टाइम में ही हुआ है या 1947 के बाद में हुआ है। ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डीप रूटेड रही है इंडिया की सिविलाइजेशन में और उसकी परंपराओं में। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसको नर्चर किया है और उसको शेप दिया है कई तरीक़ों से। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, जिसके 3 साइड वाटर बॉडी है, यानी कि इंडियन ओशियन है, इस लंबी कोस्ट लाइन ने अरब लैंड से और रोमन एम्पायर से ट्रेड रिलेशंस को एंजॉय किया है बहुत लंबे समय तक। यानी कि 2500 बीसी के आसपास जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में कनेक्शन देखा गया है। ठीक है, और यूरोप के कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे कि हेरोडोटस हैं, ठीक है, प्लिनी हैं, टॉलमी हैं, पेट्रोनियस हैं, तो इन्होंने भी जो है इंडिया का जिक्र किया है। यहाँ तक कि थाईलैंड के जो कुछ राजा हैं उन्होंने डेक्कन सुल्तान के नाम से जो है अपना अपना खुद का नाम रखा। जैसे भूमि बोल करके एक 9th एम्परर थे थाईलैंड के, भूमि बोल। ठीक है, तो मतलब इस तरह के जो है हमारे जैसे नाम रखे उन्होंने। राम करके रामा 9th। ठीक है, तो इंडिया का कनेक्शन तो रहा है। चोला एम्पायर में आपने देखा, ये भी चोला वाली मूवी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, श्रीलंका से लेके मलेशिया तक, थाईलैंड तक और सुमात्रा तक इंडिया के कनेक्शन रहे हैं। ठीक है, और थाईलैंड का एक बड़ा ही फेमस पोइट भी है, वो सूरत गुजरात में पैदा हुआ था। तो कनेक्शन तो रहा ही है इंडिया का। बुद्धिज़्म भारत में ही पैदा हुआ, पूरे विश्व में फैला। ठीक है, नेहरू को कई बार जो है इस बात का आरोप लगाया जाता है कि वो एक आइडियलिस्ट रहे हैं या मोरलिस्ट फॉरेन पॉलिसी में, जबकि वो दोनों ही नहीं थे।
आइडियलिस्ट में क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आइडियलिस्ट ये मानता है ना, कॉपरेशन में बहुत बिलीव रखता है, पूरे विश्व से अलग अलग देशों से कॉपरेशन, जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे यहाँ गरीबी तभी हटेगी जब विश्व में हटेगी, तो हमें विश्व की गरीबी हटाने पे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, नेहरू कई बार रियलिस्ट भी देखे गए हैं। और रियलिज्म में क्या होता है, नेशन फर्स्ट होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। और इस तरीके की आईआर की अप्रोच मैंने प्रीवियस सेशन में भी आप लोगों को बताई थी, आप जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल्स में जो है हम लोगों ने अलग अलग अप्रोचेस की आईआर की बात की है। तो रियलिज्म क्यों? क्योंकि जब पूरा विश्व जो है जब दो धड़ों में बट गया था, दो पावर ब्लॉक्स में बट गया था, यानी यूएस लेड ग्रुप और यूएसएसआर लेड ग्रुप, तब नेहरू ने ये कहा था कि हम नॉन अलाइनमेंट, यानी कि हम गुट निरपेक्ष किसी भी ग्रुप में अलाइन नहीं होंगे, ठीक है, और हम अपने इंटरेस्ट और अपनी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये बात थी नेहरू के बारे में। और यहीं से जो है फिर जो जन्म होता है स्टार्टिंग में ही, वो होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, यानी कि नैम का, जिसको हम लोग आज डिटेल में जिसका सिग्निफिकेंस वगैरह देखेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी नेहरू इरा पे और डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्यों कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, क्या रीज़न रहे, ठीक है, क्यों कॉमनवेल्थ को, मतलब जैसे कॉलोनियल उसका वो माना जाता था कि ये उसकी लीगेसी है, तो कॉमनवेल्थ क्यों ज्वाइन किया हमने, क्या कंडीशंस रही होंगी, क्या प्रिवेलिंग सिचुएशंस रही होंगी वर्ल्ड में उस समय, ठीक है। और ऐसा देश जहाँ पर जो है जिसकी आर्मी भी जो है वो बट गई, ठीक है, बंटवारे में, तो क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करे या मिलिट्री डेवलपमेंट पे फोकस करे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जरा नैम को देखेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, फंडामेंटल्स होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। बाकी थोड़ी बहुत अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल कंडीशंस, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित बदलती रहती है, ठीक है। तो इंडिया के बेसिक प्रिंसिपल्स, ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, जिसमें हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पे, ठीक है, गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट में हमें अलाइन नहीं होना है, अपने इंटरेस्ट को जो है प्रिजर्व करना है। उसके बाद पंचशील प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका 1954 में जब चाइनीज़ प्रीमियर झाओ एनलाई इंडिया आए थे, तो जॉइंट स्टेटमेंट में जो है हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ में पंचशील सिद्धांतों पे हस्ताक्षर हुए थे। तो ये क्या सिद्धांत हैं पांचों, ये हम लोग देखेंगे। पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनलिज्म और एंटी रेसिज्म, पीसफुल सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, एंड फॉरेन इकोनॉमिक एड, सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशंस एंड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती हैं उसमें हमारा सहयोग हमेशा रहता है। इंटरनेशनल जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसमें पीसफुल सेटलमेंट हो, ऐसा हम हमेशा चाहते हैं। और जहाँ कहीं भी मतलब कॉलोनलिज्म है उसमें, मतलब उसके अगेंस्ट में अगर कोई अपराइजिंग हो रही है तो उसको हम समर्थन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन है, ठीक है। एंटी रेसिज्म, यानी कि नस्लवाद को हम कभी बढ़ावा नहीं देंगे, या जहाँ कहीं भी नस्लवाद होगा तो उसका हम भी विरोध करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करेंगे, यानी अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के फाउंडेशंस हो गए, बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ भी कह लीजिए, 5 पिलर्स हैं ये, ठीक है। देखिए, नैम का इमरजेंस होता है, ठीक है, तो इसमें कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर मिलेंगे इस स्लाइड में, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, वन लाइनर्स में, पीसीएस वगैरह में तो अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप देखिए, कि जैसे नैम जो है वो कितनी कंट्रीज़ का फोरम है, 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ का फोरम है, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो फॉर्मली जो है अलाइन नहीं है किसी भी पावर ब्लॉक की तरफ, यानी कि यूएसएसआर और यूएस दोनों जो पावर ब्लॉक्स हैं इनमें से किसी भी तरफ अलाइन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरे नंबर की ये ग्रुपिंग है वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है यूएन के बाद, ठीक है। और ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो बांदंग कॉन्फ्रेंस 1955, और उसके बाद जब इस्टेब्लिश होता है 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उसमें? इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और घाना के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़, तो इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और घाना, ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी इमरजेंस हो गया, अब सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस स्लाइड में और हैं, इनको और देख लीजिए।
फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन की परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका जो है बेलग्रेड में, तो आप उसको टिक नहीं मारेंगे, परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका कहीं नहीं है, ठीक है। डिसीजंस इसमें जो हैं वो कंसेंसस से होते हैं, और मतलब सब्सटेंशियल एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी कोई एग्री हो, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेकअप भी देख लीजिए, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि 53 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, 39 फ्रॉम एशिया, 29 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, और 2 यूरोप से हैं। एक और बात है कि 17 कंट्रीज प्लस 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसमें ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर का स्टेटस है उनको, तो ये याद रखने वाली बात है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हवाना डिक्लेरेशन है वो इसी से संबंधित है, 1979। हवाना डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। क्या कहता है ये भी जान लीजिए, नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, नॉन अलाइनमेंट, ये बढ़िया बढ़िया बातें, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। कुल मिला के हवाना डिक्लेरेशन जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से संबंधित है, ठीक है। देखिए नैम का सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग, और हालांकि नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की अप्रोच अब हमारी हो गई है, फिर भी नैम का सिग्निफिकेंस अभी है, उस समय तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो इंडिया की पॉलिसी कभी भी नेगेटिव और पैसिव नहीं रही है। जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात कही थी कि नैम का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी मुद्दे से भाग गए हैं या हम उस पर अपनी पोजीशन नहीं लेना चाहते हैं, जबकि नैम का मतलब ये है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कोल्ड वॉर की जो राइवलरीज हैं वो कम हो, बस हम किसी भी पावर ब्लॉक की तरफ अलाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने कई बार कोशिश की है कि अलायंसेस के बीच में जो है डिफरेंसेस कम हो, और कोई भी डिफरेंस जो है फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट ना हो। इंडियन डिप्लोमेट्स और लीडर्स ने एक अच्छी भूमिका निभाई थी उस राइवलरी को कम करने में, कोरियन वॉर के टाइम पे 1950s में। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं एग्जाम में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने ये प्लेटफॉर्म दिया इंडिया को कि इंडिया अपने इंटरेस्ट की बात करे, ना कि सुपर पावर्स और उनके एलाइज के इंटरेस्ट की बात करे। और एक फ़ायदा और है नॉन अलाइनमेंट से कि अगर कोई एक सुपर पावर यानी यूएस अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए तो यूएसएसआर की तरफ थोड़े से टिल्ट हो जाओ, और यूएसएसआर जब ज़्यादा पावर बनाए तो यूएस का उसको डर दिखाओ। तो इससे खुद की भी एक जो है एक स्ट्रैटेजिक और एक टेक्टिकल जो है पोजीशन वो बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के ये सिग्निफिकेंस हो गया नैम का, ठीक है। देखिए नैम का क्रिटिसिज्म जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने ज़्यादा किया है। किन पॉइंट्स पे किया है वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है वो अनप्रिंसिपल्ड है, यानी कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के नाम पर इंडिया कई बार क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज पर कोई पोजीशन नहीं लेता है, ठीक है। ऐसा आरोप रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी लगा। चूंकि रशिया अग्रेसर है तो उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का कहना था कि इंडिया कोई पोजीशन ले, और स्पेशली ये पोजीशन ले कि रशिया का विरोध करे, इवन यूनाइटेड नेशंस में उसके अगेंस्ट वोट करे। इंडिया ने कभी उसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। एक बार जो वोट किया था रशिया के अगेंस्ट, दैट इज नॉन प्रोसीजरल वोटिंग थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाने वाली बात थी, तो वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, ठीक है। और दूसरा ये इस बात पे क्रिटिसिज्म होता है कि ये इंडिया बहुत इनकंसिस्टेंट है, और कई बार इंडिया कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स ले लेता है, कभी किसी को सपोर्ट करता है, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अलायंस ज्वाइन करने की ना करने की बात इंडिया करता है, पर इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है रशिया के साथ में 1971 में, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए। तो ये भी एक प्रकार से रशिया के साथ अलाइन होने जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बात कही है कि इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, and that in any case the treaty did not stop India from having good relations with other countries including USA। तो मतलब ये ट्रीटी जो है, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो यूएसएसआर के साथ हमने की है, ये हमको यूएस के साथ में कोई अच्छे संबंध रखने से नहीं रोकती है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई क्रिटिसिज्म नैम का किन प्रमुख मुद्दों पर क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मेंस के 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लिखने की कोशिश करिए। अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, जैसा भी लिखिए खुद से लिखिए, देख के मत लिखिए। और सिंप्लीफाइड एग्जाम्स पे आप भेज दीजिए, और अगर आप पर्सनली भेजना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं सब लोग देखें, तो shivam.singh@live.in पे आप भेज सकते हैं। 48 आवर्स में गारंटीड इवैल्यूएशन कर दिया जाएगा विद फीडबैक, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ सेशन को करते हैं ख़त्म। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।